बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के ऊपर है। तो इम्यूनिटी के ऊपर एक लेक्चर मैंने पहले भी अपलोड किया है, तो आप पहले जाकर वो वीडियो देखें ताकि आपको इम्यूनिटी के बारे में एक कंसेप्ट आ जाए कि इम्यूनिटी बेसिकली है क्या। तो इम्यूनिटी जो है ना, ये एक ऐसा निज़ाम है हमारे जिस्म में, एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे जिस्म में बाहर से कोई भी पैथोजन हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, पैरासाइट हो गया, इसको अंदर जाने से रोकते हैं ताकि वो इंसान में बीमारी पैदा ना कर सके। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि हो आप देख ले कि हम जिस माहौल में रहते हैं वो तो 100% क्लीन और सेफ़ नहीं है। यानी इसमें बहुत से बैक्टीरियाज और वायरस है, फंजाइज है और पैरासाइट्स है जो हम जो है ना इनहेल भी करते हैं और ख़ुराक के ज़रिए भी खाते हैं और ड्रिंकिंग के ज़रिए भी हमारे जिस्म में ये सब पैथोजन जो है ना ये जाती है। तो हमारा जो जिस्म का जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना, ये इन पैथोजन को प्रिवेंट कर देता है ताकि वो हमारे जिस्म में ना चला जाए और बीमारी पैदा ना कर सके। जिस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है, फूड का डाइजेशन करना, इसी तरह इम्यूनिटी का फंक्शन ये है कि ये हमारे जिस्म में पैथोजन को अंदर जाने से रोके। यानी ये पैथोजन जो है ना ये हमारे बदन में या हमारे जिस्म में दाखिल ना हो जाए और बीमारी पैदा ना करे। तो ये तो था इम्यूनिटी की एक ओवरव्यू। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अब क्या है? तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है ना, इट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ द बॉडी विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पैथोजन इनटू द बॉडी। यानी जिस तरह मैंने बताया कि इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी में हमारा जिस्म क्या करता है कि हमारे जिस्म जो है ना ये पैथोजन को अंदर जाने से रोकते हैं। तो इस पैथोजन को अंदर जाने के लिए ना क्या कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते हैं। तो हम एक एक जो लाइन है ना इसको हम एक एक लेक्चर में कवर करेंगे। तो हमारा जो पहला लाइन है ये फर्स्ट लाइन हम इसको बोलते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हम इसको बोलते हैं। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है ना, मैंने आपको एक नीचे प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिया है कि ये इससे आपको बहुत अच्छा समझ में आएंगे कि मैं आपको बेसिकली क्या कह रहा हूँ। ये एक घर है, ये जो है ना घर है और इस घर के इर्द गिर्द जो है ना ये 3 दीवारें है, 1 2 और 3। ये 3 जो है ना ये दीवारें है। फ़र्ज़ कीजिए कि फर्स्ट दीवार पर जो है ना 5 चौकीदार खड़े हैं और इसी तरह सेकंड पर भी और थर्ड पर भी 5 चौकीदार खड़े हैं। तो जो हमारा जो 5 नंबर वाल है ना, इसके ऊपर जो चौकीदार खड़े हैं, तो जब चोर आ जाए तो इसको तो इस चौकीदार के पास कितनी ऑप्शंस मौजूद है? 2 ऑप्शंस मौजूद है। या तो ये चौकीदार जो है ना, ये 5 चौकीदार जो खड़े हैं, या तो ये इन चोर को मारेंगे, या अगर ये चोर जो है ना जो ज़्यादा ताकतवर हो तो वो इस चौकीदारों को क्रॉस करके सेकंड दीवार की तरफ जा सकता है। अगर सेकंड में फिर 2 ऑप्शंस है, या तो मारेंगे या फिर अगर ये चोर ताकतवर हो तो ये सेकंड लाइन को भी क्रॉस करेगा और थर्ड लाइन की तरफ जाएगा। अगर ये इस चोर ने थर्ड लाइन को भी क्रॉस किया तो वो बेसिकली क्या करेगा? इस घर से चोरी करेगा ना। तो इसी तरह एक पैथोजन जब इसी तरह इन तीनों लाइंस को क्रॉस करेगा तो हमारे जिस्म में फिर वो क्या काज करेगा? तो हमारे जिस्म में बेसिकली वो क्या काज करेगा? डिजीज़ पैदा करेगा। तो हमारी बॉडी में क्या काज करेगा? डिजीज़ काज करेगा। तो अब हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि ये जो पहला दीवार है ना, इसमें ऐसे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मौजूद है कि इस दीवार में ऐसे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मौजूद है जो एक पैथोजन को दूसरी लाइंस की तरफ जाने से रोकते हैं। यानी हमारे जिस्म ऐसा कौन सा फर्स्ट लाइन है, कौन सा फर्स्ट लाइन है जो एक पैथोजन को सेकंड लाइन की तरफ जाने से रोक देते हैं। तो अब मैं पेज नंबर सेकंड की तरफ जाता हूँ। तो जो फर्स्ट लाइन में जो स्ट्रक्चर्स इंक्लूड है वो कौन कौन से है? वो जो है ना इसमें जो अर्गन्स इंक्लूड है या स्ट्रक्चर्स इंक्लूड है जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करते हैं। इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं? स्किन आते हैं,
डाइजेस्टिव ट्रैक है, रिस्पायरेटरी ट्रैक है, यूरिनरी ट्रैक है, रिस्पायरेटरी ट्रैक है, ईयर्स है और आइज़ है। ये जो है ना ये वो स्ट्रक्चर्स है या वो ऑर्गन्स है जो हमारे जिस्म में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर काम करते हैं। तो मैंने अब एक एक की जो है ना एक्सप्लेनेशन किया कि किस तरह ये हमारे जिस्म में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर काम करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट है स्किन, स्किन इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। वो स्किन जो है ना ये हमारे जिस्म का फर्स्ट लाइन है डिफेंस स्किन। कैसे, फिर मैंने रीज़न लिखी है। वे ऑलमोस्ट इट इज़ इम्परमिएबल, एक परमिएबल है एक इम्परमिएबल है। इम्परमिएबल का मतलब ये है कि ये किसी भी चीज़ को अंदर जाने से रोक देती है, यानी किसी चीज़ को भी अंदर नहीं आने देती है। जिस तरह इस घर का जो पहला दीवार था इसका काम किया था चोर को रोकना, तो इसी तरह हमारा जो स्किन है इसका काम किया है बेसिकली ये किसी भी चीज़ को अंदर जाने से रोकती है। बायोलॉजिकल मतलब ये है कि ये ज़िंदा होंगे यानी पैथोजन वगैरह और प्रोड्यूस केमिकल्स। तो जो हमारा स्किन है ना ये इम्परमिएबल है, यानी ये किसी भी पैथोजन को अंदर जाने से रोक देती है ताकि वो इंटरनल इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब ना कर सके। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये कुछ ऐसी केमिकल्स प्रोड्यूस कर देते हैं जिसकी वजह से जो है ना ये पैथोजन जो है ना ये हमारी जिस्म के अंदर दाखिल नहीं हो सकती है। जो फिर मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी, तो एक्सप्लेनेशन इसी रीज़न में मैंने आपको किया है कि किस तरह ये एक इम्परमिएबल है यानी पैथोजन को अंदर जाने से रोक देती है ताकि वो हमारे जिस्म के अंदर माहौल को डिस्टर्ब ना कर सके, और कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस कर देते हैं ताकि वो भी जो है ना ये इस पैथोजन को मार देते हैं। आगे लेक्चर में आता है कि किस तरह मार देते हैं, मैंने इसको भी लिखा है। और जो मैंने फंक्शन लिखे है, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पैथोजन यानी पैथोजन को अंदर जाने से रोकती है। प्रिवेंट एक्सेसिव वाटर लॉस, जो हमारे जिस्म से वो जब हम गर्मियों में काम कर देते हैं ना तो ये हमारे जिस्म से बहुत ज़्यादा पानी के अखराज को भी रोक देते हैं ये स्किन जो है ना। और प्रोवाइड आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब ये है कि नो अंदर का टेम्परेचर बाहर खर्च करता है, और नो यानी इसका मतलब ये है कि ये आइसोलेशन के तौर पर काम कर देते हैं। मसलन मैं कोई एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए गर्मी है, गर्मी में टेम्परेचर क्या है बाहर बाहर फ़र्ज़ कीजिए 49 टेम्परेचर है, 49 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और हमारे जिस्म का टेम्परेचर कितना है 37 सेंटीग्रेड है। तो हमारा जिस्म जो है ना ये ऐसा नहीं है कि ये बाहर से जो है ना ये टेम्परेचर को एडाप्ट करेगा, कुछ हद तक कर सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करेगा। इसी तरह आप सर्दी ले लें, सर्दी में मौसम सर्द होता है लेकिन फिर भी हमारा जिस्म जो है ना वो गर्म होता है। ये इसलिए होता है, ये स्किन की वजह से होता है, ये आइसोलेशन के तौर पर काम कर देता है। यानी ये बाहर की टेम्परेचर पर या अंदर जो है ना बाहर की टेम्परेचर पर इंहिसार नहीं कर देता है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये स्किन की वजह से होता है। टेम्परेचर रेगुलेशन, ये टेम्परेचर रेगुलेशन के तौर पर भी काम कर देता है। जिस तरह गर्मियों जब गर्मियों का मौसम होता है तो क्या कर देता है, तो हमारा जिसम भी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है गर्मियों की वजह से, तो ये क्या करेगा, तो ये इवापोरेशन करेगा, इसकी वजह से जो है ना हमारा टेम्परेचर कम हो जाएगा। सेंसेशन, तो हमारे जब कोई चीज़ या चोट हमें लग जाती है तो ये किसकी वजह से हमें पता लग जाता है, ये स्किन की वजह से हमें पता लग। तो ये स्किन की बेसिकली बड़ी बड़ी काम थे जो मैंने यहाँ पर आपको लिख के है। और तो हमारा बेसिकली लेक्चर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के ऊपर है, तो मैं इसी पॉइंट की तरफ जाता हूँ। लेकिन आपको मैं एक कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहिए कि किस तरह ये स्किन जो है ना ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर काम कर देती है। तो मैं अब पेज नंबर 3 की तरफ जाता हूँ। तो जो हमारा स्किन है ना, स्किन इसके दो कंपोनेंट्स है, एक फिजिकल कंपोनेंट्स है एक केमिकल कंपोनेंट्स है। फिजिकल कंपोनेंट जो है ना ये हम टच भी कर सकते हैं, इसकी कुछ मास भी है शेप्स भी है, तो ये फिजिकल कंपोनेंट्स है। और केमिकल कंपोनेंट जो है ना ये केमिकल से रिलेटेड है। तो जो फिजिकल कंपोनेंट्स है फिर इसकी दो लेयर है, एक हम इपिडर्मस बोलते हैं एक को डर्मस बोलते हैं। तो इपिडर्मस किसे कहते हैं, जो हमारी बॉडी का जो सबसे आउटर, जो हमारी स्किन का जो सबसे आउटर कवरिंग है, यानी इसी लेयर को, जो सबसे आउटर लेयर है इसी लेयर को हम क्या बोलते हैं, इपिडर्मस बोलते हैं। इपिडर्मस जो है ना ये मल्टीपल लेयर्स ऑफ हाईली पैक्ड सेल से बना होता है। यानी एपिडर्मिस में जो सेल्स मौजूद होती है ना ये एक दूसरे की बहुत करीब होती है, बहुत करीब होते हैं, ताकि कोई पैथोजन इससे न गुजर, ताकि कोई पैथोजन इसको क्रॉस न कर सके इस फर्स्ट लाइन को। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पैथोजन है जो इस लाइन्स को क्रॉस कर सकते हैं। तो फिर इस एपिडर्मिस में और स्ट्रक्चर्स मौजूद है जो इसी पैथोजन को अंदर जाने से रोक देते हैं। मसलन इसमें एक एपिडर्मल डेंड्राइटिक सेल्स मौजूद है, ये एक किस्म का सेल्स है जो हमारी स्किन में जो है ना, इसी स्किन में जो है ना
पेट्रोलिंग कर देते हैं, गश्त कर देते हैं, ताकि कोई अगर पैथोजन इस इपस लाइन को क्रॉस कर एपिडर्मिस को क्रॉस करके अंदर आए तो हम इसको क्या करेंगे, किल करेंगे और फिर इसको डाइजेस्ट करेंगे। और दूसरा ये कि ये एक शीडेबल स्किन है, यानी ये कुछ वक्त के बाद शीट कर देता है, यानी ख़त्म कर देता है और फिर रिकवर हो जाता है। ये 28 डेज़ में रिकवर हो जाता है, इसलिए इसी वजह से इसको एपिडर्मिस को क्या बोलते हैं, फॉल्स स्किन भी बोला जाता है। तो ये तो एपिडर्मिस का काम था। अब डर्मस, डर्मस जो है ना, ये एपिडर्मिस के नीचे होता है, यानी पहले एपिडर्मिस और फिर डर्मस होता है। तो डर्मस में जो है ना, ये कोलेजन प्रोटीन से बना होता है, और कोलेजन प्रोटीन बेसिकली ये इलास्टिसिटी और कनेक्टिव टिश्यू में मौजूद होते हैं। तो जो और ये भी बेसिकली क्या काम, ये भी पैथोजन की एंट्री को प्रिवेंट कर देते हैं, और इसको हम ट्रू स्किन बोलते हैं, क्योंकि ये शीडेबल स्किन नहीं है, यानी ये शीड नहीं कर सकती ये स्किन। अब मैं पेज नंबर 4 की तरफ जाता हूँ। अब जो मैंने आपको बोला था कि जो हमारा स्किन है इसकी क्या, एक फिजिकल कंपोनेंट एक केमिकल कंपोनेंट है। फिजिकल कंपोनेंट तो हमने पढ़ लिए। अब जो केमिकल कंपोनेंट इसकी, इसमें दो स्ट्रक्चर, इसमें दो ग्लैंड्स इन्वॉल्व है केमिकल कंपोनेंट्स में। कौन कौन से, इसको एक को हम स्वेट ग्लैंड्स बोलते हैं, एक को हम सेबेशियस ग्लैंड बोलते हैं। स्वेट ग्लैंड जो है ना, ये पसीने को यानी स्वेट को रिलीज़ कर देते हैं। और स्वेट जो है ना बेसिकली किस किस चीज़ पर मुश्तमिल है, ये साल्ट पर मुश्तमिल होता है, और लाइसोजाइम एक एंजाइम है जिस पर ये स्वेट मुश्तमिल होता है। तो लाइसोजाइम एंजाइम का बेसिकली फंक्शन क्या है, जब भी आप लाइसोजाइम एंजाइम का नाम सुने तो आपके दिमाग में पहली चीज़ आनी चाहिए कि ये हमेशा हमेशा के लिए जो है ना बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी इसको ख़त्म कर देता है। तो जब बैक्टीरिया की सेल वॉल ख़त्म हो जाए तो बैक्टीरिया के अंदर जो स्ट्रक्चर्स मौजूद है वो बाहर आएंगे, तो बैक्टीरिया कुछ काम का नहीं रहेगा। तो और दूसरा, जो साल्ट इन्वायरमेंट होता है ना, आपने ये भी याद रखना है कि साल्ट इन्वायरमेंट में जो है ना ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता। तो जब बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता तो हमारा स्किन जो है क्या रहेगा, तो हमारा स्किन जो है ना क्लीन और सेफ रहेगा इस पैथोजन से। और जो सेबेशियस ग्लैंड सीबियम को रिलीज़ कर देते हैं। सीबियम जो है ना, सेबेशियस ग्लैंड को हम ऑयली ग्लैंड भी बोलते हैं, और ये सीबियम को रिलीज़ करते हैं, ये एक ऑयली लिक्विड है। तो जो ऑयली लिक्विड है ना, ये हमारी स्किन का पीएच जो है ना 3 to 5 रख देते हैं, हमारी स्किन का पीएच हो। तो हमें पता है कि एसिडिक इन्वायरमेंट में जो है ना ये पैथोजन यानी बैक्टीरिया जो है ना ग्रो नहीं कर सकता है। और दूसरा, जो सीबियम है ये ऑयली इन नेचर है, तो ऑयल की वजह से यानी लुब्रिकेंट की वजह से हमारा स्किन जो है ना ब्रेकिंग से यानी ब्रेक होने से भी बच जाता है, यानी इसमें कुछ खराबी भी नहीं पैदा हो जाती है, जहम भी नहीं लगती है, यानी ये खुश्क खुश्की से बच जाती है, यानी ये खुश नहीं रह ड्राई नहीं रहता, यानी ये मॉइस्ट रहता है इसी सीबियम की वजह से। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ जो आपने जहन में रख देनी है। अगर मैं इसी लेक्चर में आपको पैथोजन का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, या पॉइजन पार्टिकल्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, या बैक्टीरिया पंजाई वर्स, तो आप ये सब चीज़ एक जैसी है, पैथोजन और पॉइजन पार्टिकल। इस पैथोजन जब मैं आपको याद कर रहा हूँ या जब मैं बोल रहा हूँ, तो पैथोजन का मतलब ये है कि ये पैथोजन एक ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज़ को प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम किसको बोलते हैं, बैक्टीरिया वायरस पंजाई, हम इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं ना। और पॉइजन पार्टिकल का मतलब ये है कि जो बाहर से आई हुई पार्टिकल्स होते हैं, इसको हम पॉइजन पार्टिकल। तो आपने इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है। अब मैंने जो स्किन है इसका जो डायग्राम है ये बना है। तो हमारा जो स्किन है ना, इसकी बेसिकली 3 लेयर्स है। एक को हम एपिडर्मिस बोलते हैं, एक को हम डर्मस बोलते हैं, तीसरी को हम सबक्यूटेनियस बोलते हैं। तो ये सबक्यूटेनियस आपका नहीं है, आपका काम सिर्फ एपिडर्मिस और डर्मस के मुतालिक है। तो जो एपिडर्मिस है ये सबसे ऊपर जो है, और डर्मस की नीचे है। फिर मैंने हेयर्स बना लिए है, हेयर्स। और ये सेबेशियस ग्लैंड है, ये स्वेट ग्लैंड है। स्वेट ग्लैंड जो है ना स्वेट को रिलीज़ करेगा। स्वेट जो है ना मैंने आपको बताया था कि लाइसोजाइम और साल्ट पर मुश्तमिल होते हैं। तो लाइसोजाइम क्या करेगा, बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करेगा। और जो साल्ट है ना, साल्ट ये इस जो सर पे सब स्किन है ना, इसको साल्ट बनाएगा। साल्ट इन्वायरमेंट में जो है ना बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता। और सेबेशियस जो है ना ये ऑयल प्रोड्यूस करेगा, और ऑयल की वजह से हमारा स्किन जो है ना मॉइस्ट रहेगा। और दूसरी बात ये कि ये
हमारी स्किन की पीएच को भी लो कर देती है। यानी कितनी लो कर सकती है, 3 to 5। और इसी जो है ना ये एक एसिडिक पीएच है जिसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकती है। तो मैं अब पेज नंबर 4 की तरफ जाता हूँ। पेज नंबर 4 की तरफ, ये पेज नंबर 4 है जी, पेज नंबर 4। पेज नंबर 5 की तरफ, सॉरी मैं पेज नंबर 5 की तरफ, ये पेज नंबर 5 है। अब तो स्किन का हो गया। तो स्किन का तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में जो था स्किन कवर हो गया। तो डाइजेस्टिव ट्रैक है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक किस तरह फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आता है, तो मैंने इसको भी एक एक करके लिख दिया है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक जो है ना, इस जो है ना ये कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस कर देते हैं जो पैथोजन की एंट्री को ब्लड या बॉडी में प्रिवेंट कर दे कि ये ब्लड या बॉडी में शामिल ना हो जाए। तो किस तरह, तो मैंने फिर एक्सप्लेनेशन लिखी है कि किस तरह। तो जो हमारा खुराक है डेली लाइफ में, तो वो तो 100% क्लीन नहीं है ना। इसमें हम रोज़ ही बहुत से बैक्टीरियाज को, फंजाई को खुराक की ज़रिया भी खाते हैं, ड्रिंक की ज़रिया भी। और लेकिन फिर भी हमारा जिस्म जो है ना, वो एक हेल्थी इंसान, वो रोज़ाना की बुनियादों पर बीमार नहीं होता है, बल्कि कुछ अरसे बाद जब इसका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाए तब बीमार होता है। तो ये किस तरह होता है, ये हमारे जिस्म का इम्यूनिटी सिस्टम इसी निज़ाम की वजह से होता है कि वो बार बार बीमार नहीं होता है, एक हेल्थली पर्सन। तो डाइजेस्टिव ट्रैक में जो ऑर्गन इंक्लूड है, इसमें माउथ है, एसोफेगस है, स्टमक है। इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर्स मौजूद है, लेकिन मैंने आपके लेवल इतनी नहीं, तो मैंने बस ये 3 लिखे हैं। तो जो माउथ है ना, तो हमारे माउथ जो है ना, इसमें एक ग्लैंड मौजूद है जिसको हम सलेवरी ग्लैंड बोलते हैं। तो सलेवरी ग्लैंड जो है ना, ये सलाइवा को प्रोड्यूस कर देती है। और हमारे सलेवरी ग्लैंड जो है ना, ये तकरीबन एक दिन में 1.5 लीटर सलाइवा को प्रोड्यूस कर देते हैं। और सलाइवा जो है ना, ये लाइसोजाइम और सोडियम कार्बोनेट यानी NaCHO3 पर मुश्तमिल हो जाता है। तो मैंने आपको बता दिया पहले कि लाइसोजाइम क्या 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 है, बैक्टीरिया के सेल वाल को डिस्ट्रॉय करना। और जब बैक्टीरिया के सेल वाल डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है ना, तो वो क्या करेगा, वो बैक्टीरिया अंदर जाने की कोशिश ही नहीं करेगा, बल्कि जब अंदर जाएगा तो वो पहले ही से किल होगा। और दूसरा, तो फिर जो है ना ये फूड जो है ना, ये हमारे मौत में बहुत कम टाइम गुजार देती है, कुछ सेकंड्स के लिए फूड हम जो है ना हमारी मौत में रहती है। तो इसलिए ये बहुत से बैक्टीरियाज को किल नहीं कर सकती है। और फिर भी हमारे मुंह से कुछ ज़िंदा बैक्टीरिया गुजर कर एसोफेगस और स्टमक में जाती है, तो फिर एसोफेगस और स्टमक जो है ना इसको किल करेगी। तो मैं अब एसोफेगस की तरफ जाता हूँ, फिर स्टमक की तरफ। तो एसोफेगस में जो है ना, ये 4 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है एसोफेगस। तो इसका जो फसल है म्यूकोसा, जब भी आप म्यूकोसा का नाम सुने किसी लेयर्स में, तो आपके जहन में पहली चीज़ आनी चाहिए कि ये क्या करे, ये म्यूकस को प्रोड्यूस करेगा। और जब म्यूकस प्रोड्यूस हो जाएंगे तो ये पैथोजन को ट्रैप करेंगे। और ट्रैप होने के बाद ये क्या करेंगे, ये जो है ना इसकी एंट्री जो है ना रोक देंगे। और दूसरा ये कि एसोफेगस जो है ना, ये जो एसोफेगस जो है ना, ये तो हमने बता दिया कि म्यूकोसा जो फर्स्ट लेयर है, इस फर्स्ट लेयर है, इसकी 4 लेयर्स है। तो जो बाकी 3 लेयर्स है इसको कौन बचाता है डैमेज से, तो ये म्यूकोसा ही बचा लेता है डैमेज होने से। तो ये म्यूकोसा जो एसोफेगस जो है ना, यहाँ पर इसने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर काम किया। यानी क्या, किस किस तरह डिफेंस के तौर पर काम किया, इसने म्यूकस को प्रोड्यूस किया। और म्यूकस ने जो हमारी मौत से बैक्टीरिया ज़िंदा गुजर रही थी इसको ट्रैप किया। तो ये जो है ना, ये आइसोपेगस ने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर काम किया। अब जो स्टमक है, हमारा स्टमक में जो है ना, स्टमक जो है ना ये आपको पता है कि स्टमक में सीएल है, गैस्ट्रिक जूस पैदा होते हैं। और जो एंजाइम है पेप्सिनोजन, तो ये एचसीएल की मौजूदगी में पेप्सिन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और एचसीएल जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर तेज़ाब है, यानी एसिड है। तो जब हमारी माउथ से और आइसोपेगस से जो बैक्टीरिया गुजरी हुई है, तो जब स्टमक में जाएंगे फूड के साथ, तो गैस्ट्रिक जूस जब रिलीज़ होंगे तो क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया है इसको किल करेंगे कम्प्लीटली। तो फिर भी कुछ ये 2 बैक्टीरियास है, सेरोसिस और इस बोtuलिnia, जो 2 बैक्टीरियास इसको फिर भी ये इसको नहीं किल कर सकती, क्योंकि इसकी पीएच जो है ना, ये जिस पीएच पर एक्टिव होते हैं ये इससे भी कम है।
तो इसलिए इसको किल नहीं कर सकते हैं। और दूसरा मैंने लिखा है कि एच पाइलोरी ये एक बैक्टीरिया है, ये इसी इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं, न्यूट्रलाइज होकर इसी इन्वायरमेंट यानी एसिड इन्वायरमेंट में पीएच में ग्रो कर सकते हैं। और जो है ना, ये हमारे स्टमक में अल्सर को काज कर देते हैं, एच पाइलोरी बैक्टीरिया। तो मैंने ये पॉइंट इसलिए एच पाइलोरी बैक्टीरिया ये बाकी दो बैक्टीरिया का नाम लिखे क्योंकि एक जगह पर मुझसे इन्हीं तीनों बैक्टीरियाज के बारे में पूछा गया था, और ख़ास करके एच पाइलोरी बैक्टीरिया के बारे में पूछा गया था। तो मुझे वो याद था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको यहाँ पर लिख दूँ ताकि कहीं कोई आपसे पूछे और आप खामोश ना रहे। तो अब मैं जो है ना पेज नंबर 7 की तरफ जाता हूँ। पेज नंबर 7 जो है ना, पेज नंबर 7 ही है रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक किसको बोलते हैं, यानी सांस की जो नाली है इसको हम जिसमें हम सांस लेते हैं इसको रेस्पिरेटरी ट्रैक बोला जाता है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है ना, इसमें इसमें कुछ पार्ट्स है और जो यानी ऑर्गन्स है, और फिर ये ऑर्गन्स जो है ना कुछ फ्लूइड को प्रोड्यूस कर देते हैं, और इसी फ्लूइड की वजह से जो पैथोजन की एंट्री है ये प्रिवेंट हो जाती है हमारी बॉडी में या ब्लड में। तो किस तरह, यानी हमारा इन्वायरमेंट जो है ना ये 100% जो है ना ये क्लीन नहीं है। इसमें हम इन्हेलेशन के ज़रिए रोज़ ही मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया को इनहेल कर देते हैं। तो किस तरह हम बीमारी से बच जाते हैं एक हेल्दी पर्सन, और इन स्ट्रक्चर्स की वजह से बच जाता है। मसलन नोज़ जो है ना, नोज़ है पेरिंग्स, लैरिंग्स एंड ट्रेकिया। इसको मैंने एक एक की एक्सप्लेनेशन जो है ना वो पेज नंबर 8 पर की है। मैं पेज नंबर 8 की तरफ जाता हूँ। तो नोज़ जो है ना, नोज़ में क्या मौजूद है, हेयर्स मौजूद है, सीलिया मौजूद है, और प्रोड्यूस म्यूकस। और जो है ना ये म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं। म्यूकस एक थिक फ्लूइड है, लिक्विड है जो है ना, लिक्विड। तो ये हेयर्स क्या करेंगे, ये हवा को फिल्टर करेंगे और हवा को 37 सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे। तो जब हवा अगर इसने हेयर्स ना हो तो जो हमारी जो हम जिस एयर को हमने इनहेल किया है वो क्या होगी, अगर सर्दी हो तो वो बहुत ज़्यादा सर्द होगी वो एयर। तो जब वो अंदर जाएगी हमारे लंग्स में तो उसको क्या करेगी, डैमेज करेगी ना लंग्स को। तो हेयर जो है ना इसका काम क्या है, फिल्टर द एयर एंड वार्म द एयर। अगर हवा में कुछ ज़र्रात मौजूद है तो इसको ये फिल्टर भी करेगी ताकि क्लीन हवा जो है ना ये लंग्स में जाए, ताकि लंग्स को डैमेज होने से बचाया जाए। और जो इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको भी अंदर जाने से रोक देती है। तो ये नोज़ का जो है ना ये यहाँ पर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर काम किया। इसी तरह पेरिंग्स भी है और लेरिंग्स भी है। पेरिंग्स और लेरिंग्स तकरीबन इन दोनों का काम एक जैसा है। तो ये भी पैथोजन को अंदर जाने से रोक देती है क्योंकि इसमें म्यूकस है, म्यूकस पैथोजन को ट्रैप करेगी। और जब पैथोजन ट्रैप हो जाएगी ना तो ये क्या करेगी, जब पैथोजन ट्रैप हो जाएगी तो ये यहाँ पर इन दोनों ने भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर काम किया है। तो ये जो है ना ये पेरेंट्स और लेरिंग्स भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर काम कर देते हैं। और जो हमारे पास इसका जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है जो ट्रैकिया हम इसको बोलते हैं। तो ट्रैकिया जो है ना, ट्रैकिया की जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ले जाए और उसकी जूमिंग करे, क्रॉस सेक्शन ले, तो इसमें जो है ना एक ख़ास स्पेशलाइज सेल मौजूद है जिसको हम एपिथेलियल सेल भी बोलते हैं या कोलमनर सेल भी बोलते हैं। कोलमनर हम इसलिए इसको बोला जाता है कोलमनर, इसकी वजह ये इसको इसलिए ये नाम दिया गया है कोलमनर या एपिथेलियल। यानी एपिथेलियल सेल को कोलमनर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कॉलम्स की तरह सेल्स है, यानी कॉलम्स की तरह सेल है, यानी ये ऐसी सेल्स है ऐसे, इसलिए इसको कोलमनर एपिथेलियम बोला जाता है। और इस कोलमनर एपिथेलियम की ऊपर जो है ना एक स्ट्रक्चर मौजूद है इसको हम सिलिया बोलते हैं। तो जो हवा हमने इनहेल किया है नोज़ और फिर पेरिंग्स और लेरिंग्स और ट्रेकिया तक पहुंच गया है, तो ट्रेकिया क्या करेगा, अगर नोज़ से भी, पेरिंग से, लेरिंग से भी कुछ पार्टिकल्स जो है ना हमारे ट्रेकिया में आए हैं, कुछ पैथोजन आए हैं, कुछ डस्ट पार्टिकल्स आए हैं, तो ये इसीलिए जो है ना इसको ट्रैप करेंगे, इस पार्टिकल्स को अपने साथ अटैच करेंगे। जब ये इस पार्टिकल को अपने साथ अटैच करेंगे तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ मौजूद है। या हम इसको क्या करेंगे है,
वापस ही बाहर निकालेंगे कफ़ की ज़रिया। अगर किसी इंसान ने कफ के ज़रिए नहीं निकाला तो वो क्या करेगा, इसको निकालेगा यानी हज़म करेगा, तो फिर किसी स्ट्रक्चर में जाएगा, स्टमक में जाएगा। स्टमक में फिर इसके साथ वो अमल होगा जो इस वहाँ पर तो बहुत एसिडिक इन्वायरमेंट है, तो जो म्यूकस है या पॉलिजन पार्टिकल्स है या पैथोजन है वो फिर स्टमक में जाकर ही किल हो जाएंगे। तो ये ट्रेकिया में जो है ना, ये एक ख़ास किस्म के स्पेशलाइज फंक्शन मौजूद है। तो इस यहाँ पर ट्रेकिया की जो कोलमनर एपिथेलियम है, इसने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर काम किया। जो यूरिनरी ट्रैक है, तो यूरेनियल ट्रैक भी इस तरह इसमें भी मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। तो फिर लेक्चर बहुत ज़्यादा हो जाता है, मैंने इसको मुख्तसर किया है। तो जो हमारा यूरिन है, इसका पीएच जो है ना, ये एसिडिक है। तो ये जिस स्ट्रक्चर्स में भी जाएंगे, चाहे वो यूरेटर हो, चाहे वो यूरिनरी ब्लैडर हो, या यूरेथ्रा हो, या वीनस हो, तो जिस स्ट्रक्चर से यूरिन गुजरेंगे ना, तो इसी इसी माहौल को वो एसिडिक करेंगे। इसमें जितने भी पैथोजन मौजूद होंगे इसको किल करेंगे। तो यहाँ पर यूरिन ट्रैक में जो यूरिन आती है, इसने भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर काम किया। तो ये तो मैंने आपको सिंपल बता दिया, यानी इसको मैंने यहाँ पर लिख नहीं दिया है। और जो हमारे आइस है ना, आइस, तो ये हमारी आइस है, आइस। तो इसमें यहाँ पर और इस तरह ये दूसरी आंख में यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ सिर्फ ओनली इसी प्लेस पर, यानी यहाँ पर और यहाँ पर जो है ना, एक ग्लैंड मौजूद होता है जिसको हम लेक्राइमल ग्लैंड बोलते हैं। तो लेक्राइमल ग्लैंड जो है ना, लेक्राइमल ग्लैंड जब टीयर्स प्रोड्यूस कर देते हैं, टीयर यानी लेक्राइमल ग्लैंड जो है ना, टीयर्स प्रोड्यूस कर देते हैं। तो इसमें एक एंजाइम मौजूद है जिसको मैंने पहले बताया, लेसोजाइम बोलते हैं। ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है, इस तरह बैक्टीरिया जो है ना किल हो जाती है। तो यहाँ पर आई में जो लेक्राइमल ग्लैंड है, इसने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर काम किया। और जो हमारे यानी आई ने लेकर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर काम किया। और जो हमारे ईयर्स है, ईयर्स यानी कान, इसमें विक्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो विक्स, तो जब कोई डस्ट पार्टिकल्स हमारे ईयर्स में जाते हैं, तो इसमें माइक्रोब्स भी होंगे ना, तो ये इस विक्स जो है ना, इसको ट्रैप कर देते हैं और अंदर जाने से रोक देते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, ईयर्स ने फर्स्ट लाइन डिफेंस के तौर पर काम किया। तो ये जो है ना, ये बेसिकली फर्स्ट लाइन डिफेंस में जो स्ट्रक्चर्स इंक्लूड थे और जिस तरह ये स्ट्रक्चर्स काम करते थे, मैंने इन सब को आपके को बता दिया। अगर मैं आपको सिंपली अब एक रिवीजन की तरफ ले जाता हूँ, किस तरह इम्यूनिटी सिस्टम काम कर देते हो, किस तरह फर्स्ट लाइन डिफेंस के तौर पर काम कर देते हैं। तो इम्यूनिटी हमारे जिस्म में बहुत से सिस्टम्स है। एक सोसाइटी है, अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी, इसके मुताबिक हमारे जिस्म में 10 सिस्टम्स है। कुछ किताबें जो है ना 11 भी लिख देते हैं बॉडी सिस्टम्स। तो इसमें एक सिस्टम का नाम इम्यून सिस्टम है। जिस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है, डाइजेशन करना। रिस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है, रिस्पिरेशन करना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या है, रिप्रोडक्शन करना। तो इसी तरह इम्यूनिटी सिस्टम का काम क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम का काम ये है कि हमारे जिस्म में डिजीज़ पैदा ना हो जाए बेसिकली। यानी एक इंसान जो है ना, एक हेल्दी पर्सन है। एक हेल्दी पर्सन जो है ना, वो एक माहौल में रहता है, इस माहौल में बहुत से पैथोजेंस मौजूद है। तो इस बहुत पैथोजेंस होने के बावजूद भी वो बीमार नहीं होता है। ये इसलिए बीमार नहीं होता है क्योंकि इसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है। अगर इस पर्सन का इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाए तो ये पर्सन डायरेक्टली बीमार हो जाएगा। तो यहाँ पर बीमारी से बचने का काम किस सिस्टम का है, इम्यूनिटी सिस्टम का है। फिर मैंने आपको बता दिया कि इम्यूनिटी सिस्टम जो है ना, इसमें हमारे पास कितनी बैरियर्स मौजूद है। इसमें हमारे पास 3 बैरियर्स है। जो हमारी सबसे फर्स्ट बैरियर्स है, फर्स्ट बैरियर, या इसको हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मौजूद है, स्किन मौजूद है। तो मैंने बता दिया है कि स्किन किस तरह इसमें इंक्लूड है। यानी स्किन की जो है ना, ये 2 कंपोनेंट है, एक फिजिकल कंपोनेंट्स है, एक केमिकल कंपोनेंट्स है। फिजिकल कंपोनेंट में एपिडर्मस और डर्मस आता है, और जो केमिकल कंपोनेंट्स है, इसमें सेबेशियस और स्वेट ग्लैंड आता है। फिर मैंने आपको बता दिया कि जो हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक है,
रिस्पिरेटरी ट्रैक जो है ना ये किस तरह इसमें नोज़ मौजूद है, फिर फेरिंग्स लेरिंग्स है, फिर ट्रैक है, ये किस तरह जो है ना एक पैथोजन को अंदर, ये इसने पसलिना डिफेंस के तौर पर काम किया। फिर मैंने आपको बता दिया जो हमारे पास दूसरा सिस्टम है डाइजेस्टिव ट्रैक। तो डाइजेस्टिव ट्रैक जो है ना इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मौजूद है, माउथ है, एसोफेगस है, स्टमक है। जो हमारी माउथ है इसमें मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो है ना लाइसोजाइम एंजाइम मौजूद है, फिर एसोफेगस है, स्टमक में सीएल मौजूद है। तो यहाँ पर इन फर्स्ट लाइन डिफेंस के तौर पर काम किया। तो आई होप। फिर यूरिनरी ट्रैक है, यूरिनरी ट्रैक में फिर मैंने आपको बता दिया यूरिन है, फिर आइज़ है और फिर ईयर है। तो ये जो है ना ये सारे फर्स्ट लाइन डिफेंस के तौर पर इन्होंने काम किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह कौन कौन से स्ट्रक्चर्स और किस तरह सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में काम कर देते हैं। तो आई होप you will understand it and you will get it. If you have any question, you can ask me and comment, and see you to next lecture.